कंप्यूटर की शिक्षा में एक खास तरह के टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जिसको गीगो कहते हैं। गीगो GIGO, इसका अर्थ होता है गीगो यानी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। जब कंप्यूटर शिक्षा में ये कहते हैं कि अगर हमारी गलत एंट्री होती है तो गलत ही परिणाम आते हैं, यानी हम कचरा डालेंगे तो कचरा ही हमें बाहर मिलेगा आउटपुट के रूप में। लेकिन अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गीगो को हम अलग तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं, जैसे गुड इन और गुड आउट। जब हम अच्छा कमांड देते हैं तो अच्छे ही परिणाम हमें प्राप्त होते हैं रिजल्ट के रूप में। ये तो रही बात कंप्यूटर की शिक्षा के आधार पे जो टर्मिनोलॉजी यूज़ किया जा रहा है उसको देखने से ऐसा लगता है। लेकिन अगर हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो बहुत हद तक ये नियम हमारी स्वयं की ज़िंदगी पे भी काम करता है। जैसे जब कभी भी हम अपनी ज़िंदगी को गहराई से देखेंगे तो 3 स्तर की चीज़ों का ही परिणाम हमारे जीवन पे पड़ता है। जैसे हमारे स्वयं के शारीरिक जगत की स्थिति कैसी है, यानी भौतिक जगत, हमारा फिजिकल बॉडी हमारी कैसी है, और उसके अनुसार से हमारे शरीर पे या हमारे मानसिक स्थिति पे उसके अच्छे या बुरे परिणाम मिलते हैं। और वहीं पे अगर हम अपनी मानसिक स्थिति को देखें तो मानसिक स्थिति के भी अच्छे और बुरे परिणाम हमारे जीवन पे घटित होते हैं। और एक इंसान जो शारीरिक और मानसिक दोनों स्थिति में बेहतर है, लेकिन अगर जिस समाज में वो रहता है उसकी स्थिति अगर ठीक नहीं है तो भी उस इंसान के जीवन पे उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। यानी प्रत्येक इंसान प्रभावित होता है अपने शारीरिक स्थिति के अनुसार से, अपने मानसिक स्थिति के अनुसार से और अपने सामाजिक स्थिति और परिवेश के अनुसार से प्रत्येक इंसान प्रभावित होता है। यहाँ जिसे हम ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, या जिसे हम सृष्टि कहते हैं, वो एक विशाल शक्तिमान पुंज की तरह है जहाँ सब कुछ निर्मित होता है, जहाँ जीवन की प्रक्रियाएं चलती हैं, जहाँ पे सारी चीज़ें अपने अनुसार से बनती, बिगड़ती और संचालित होती हैं। यहाँ एक जो बहुत गहरी बात है उसको हम अपने जीवन में उतार कर देखें। गहराई से अगर हम अपने बीते हुए दिनों के पलों में झांक कर देखेंगे तो हमें बहुत सारी बातें दिखाई देंगी जहां हमें इस नियम को समझने में आसानी हो जाता है। किस नियम पे ये सृष्टि काम करती है? ये वो नियम है जिसके आधार पे ईश्वर या भगवान सोचते हैं और हमारे जीवन का निर्माण करते हैं, संचालन करते हैं और अंत में उसका विलय भी कर देते हैं निराकार जगत में। जिस तरीके से कंप्यूटर में गलत एंट्री होती है तो गलत परिणाम मिलते हैं, जिस तरीके से अच्छी एंट्री होती है तो अच्छे परिणाम हमें मिलते हैं। यहाँ कंप्यूटर को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि हमारी एंट्री गलत है या सही है। जैसी एंट्री होगी वैसे परिणाम हमें मिलेगा, यानी इनपुट जैसा होगा आउटपुट भी वैसा ही होगा, यानी जैसा हम निवेश करेंगे वैसा ही हमें परिणाम मिलेंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे कोई इंसान अपने शरीर में, भौतिक शरीर में अगर कुछ ऐसे भोजन के रूप में दूषित भोजन या आहार को अपने अंदर प्रवेश कराता है भोजन के रूप में, तो आप देखते हैं कि शरीर उसे स्वीकार नहीं करता है और शरीर स्वीकार नहीं करने के रूप में कई बार उल्टी या दस्त की शुरुआत हो जाती है। लूज मोशंस के कारण से भी कई लोगों को देखा गया है कि जब वो कुछ भी उल्टा सीधा खा लेते हैं तो नतीजा ये होता है कि उनके शरीर में अनेकों तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और शरीर, जो ये हमारी फिजिकल बॉडी है, वो नहीं चाहती है कि दूषित भोजन उसके शरीर में रहे, तो शरीर खुद ही उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। जैसे किसी ने मदिरा पान कर लिया तो मदिरा पान करने के कारण से शरीर में होने वाले दुष्परिणाम जो भविष्य में आएंगे उसको रोकने के लिए शरीर उस भोजन को, आहार को उल्टी के माध्यम से, वोमिटिंग के माध्यम से या लूज मोशन के माध्यम से, दस्त के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन अगर कोई इंसान उस शरीर के शुद्धिकरण के प्रक्रिया में किसी तरह का विघ्न उत्पन्न करता है, दवाइयाँ खाकर या किसी भी कारण से जब विघ्न उत्पन्न करता है, तो वो जो गंदगी है वो गंदगी फिर शरीर से बाहर तो नहीं निकल पाती, लेकिन उसकी दिशा मुड़ जाती है और उस गंदगी के दिशा के मुड़ने के बाद से वो गंदगी फिर शरीर के अंदरूनी अंग जैसे लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, हार्ट, ब्रेन और खून में धीरे धीरे वो सारी चीज़ें मिलते चली जाती हैं और बाद में
ज़्यादा खतरनाक बीमारी के रूप में ऑर्गन्स यानी शरीर के अंदरूनी अंगों के विकार के रूप में, बीमारी के रूप में वो सामने चीज़ें आती हैं। तो यहाँ एक जो महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि शरीर किसी भी इंसान को जिसने गलत खान पान किया है उसे वो पनिशमेंट नहीं देना चाहता है। शरीर हमें सिर्फ एक सबक सिखाना चाहता है, एक लेसन देना चाहता है, एक पाठ पढ़ाना चाहता है कि देखो तुमने इस तरह के दूषित भोजन को शरीर के अंदर जब प्रवेश कराया है भोजन के रूप में, तो हमने उसे स्वीकार नहीं किया, हम उसे बाहर निकाल रहे हैं। बाहर निकाल रहे हैं ताकि तुम्हारा ये शरीर ज़्यादा बेहतर तरीके से सुचारू रूप से चले और तुम जीवन को बेहतर तरीके से जी सको। तो शरीर शुद्ध करने की कोशिश करता है और शरीर के शुद्धिकरण में ही उल्टी, दस्त, लूज मोशन जैसी गतिविधियां अक्सर देखने को मिलती हैं। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है कि अगर किसी इंसान के शरीर में गलत खान पान के कारण से कोई बीमारी होती है, जैसे बंदे का लीवर खराब होने लगता है, किडनी खराब होने लगती है, अपेंडिक्स की समस्या होनी शुरू हो जाती है, गॉल ब्लैडर में स्टोन होने लगता है, या हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, या खून गंदा होने लगता है, तो वैसे स्थिति में तो किसी भी वैद्य या चिकित्सक के पास जाकर इंसान कहता है कि मेरे लीवर में प्रॉब्लम है, या फिर किडनी में स्टोन की समस्या हो गई है, या गॉल ब्लैडर में स्टोन की प्रॉब्लम हो गई है। तो एक डॉक्टर, एक चिकित्सक उस गॉल ब्लैडर के स्टोन को ऑपरेट करके बाहर निकाल देता है, या कई बार तो गॉल ब्लैडर को भी बाहर निकाल दिया जाता है। अपेंडिक्स की समस्या होने पे अपेंडिक्स को भी ऑपरेट करके बाहर निकाल दिया जाता है। कई बार किडनी स्टोन के लिए ऑपरेशन करके भी किडनी स्टोन को बाहर निकाल दिया जाता है। तो फिजिकल स्थिति में, तो शारीरिक या फिजिकल कंडीशन में होने वाले विकारों को और खराबियों को तो हम ऑपरेट करके बाहर निकाल देते हैं ऑपरेशन के माध्यम से। लेकिन उसका क्या, जो मानसिक स्तर पे कुविचार हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर जा रहे हैं, उसे शुद्ध कैसे करें? जब हमारा मन दूषित होने लगता है, जब विचार कलुषित होने लगते हैं, जब विचारों में नकारात्मकता आने लगती है, तो वैसे स्थिति में हम अपने मन को शुद्ध करने के लिए क्या करें? अपने अंदर आए हुए कुविचारों को, दूषित विचारों को और लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष वाले विचारों को साफ करने के लिए क्या करें? क्या कोई डॉक्टर, वैद्य, चिकित्सक ऐसा है जो कि हमारे मन में उठने वाले और मन के अंदर प्रवेश किए हुए दुष्विचारों को, लोभ के विचारों को, क्रोध के विचारों को, वासना के विचारों को या गलत विचारों को शुद्ध करने के लिए क्या कोई ऐसा तंत्र है जो उसको साफ कर दे? हमने किडनी को तो ऑपरेशन करके निकाल दिया, हमने किडनी स्टोन का भी ऑपरेशन करके निकाल दिया, गॉल ब्लैडर को भी ऑपरेट करके निकाल दिया, अपेंडिक्स को भी निकाल दिया, लेकिन जब हमारे मस्तिष्क में जब बुरे विचार आने लगते हैं, जब कुविचार आने लगते हैं, तो उसको साफ करने के लिए हम क्या करें? उसके लिए हमारे पास क्या तंत्र है? उसके पास समाज में कोई तंत्र नहीं है जब तक कि इंसान खुद अपने मन को शुद्ध करने के लिए, मन के अंदर के उठने वाले कुविचारों को शुद्ध करने के लिए जब तक वो कुछ नहीं करता है, तब तक समाज के पास ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आ रहा है, एक बाबूजी की बात, बहुत आज से लगभग 20, 25, 30 वर्ष पहले की बात है। बड़े ईमानदार बाबूजी थे वो, और बहुत ईमानदारी से उन्होंने अपने जीवन की एक घटना के बारे में बताया था। उन्होंने ये बताया था कि एक बार वो किसी बाजार में जा रहे थे, ऑटो की सवारी कर रहे थे। ऑटो में उनके बगल में बैठने वाले जो एक और यात्री थे, उन्होंने ऑटो के सीट पे अपने कुछ बैग वगैरह भी रखे हुए थे। दोनों लोग जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद उस यात्री को उतरना था, तो वो यात्री उतर कर चला गया। अपने बैग को तो लेकर चला गया, लेकिन अपनी छोटी सी घड़ी उसने जो ऑटो के सीट पे रखी थी, वो इंसान भूल गया कि उसकी घड़ी भी उसे उठानी थी। वो घड़ी उठाकर नहीं जा पाया और वो फिर निकल गया। और थोड़ी देर के बाद जब ऑटो आगे की तरफ चली है, तो बाबूजी जो बैठे हुए थे ऑटो के सीट पे, उन्होंने देखा कि बगल में तो उस इंसान की घड़ी छूट गई है। छोटी सी घड़ी थी, अच्छी घड़ी थी। ये लगभग 25-30 वर्ष पहले की बात है। तो उन्होंने कहा, बाबूजी ने कहा कि वो घड़ी बड़ी सुंदर थी, बहुत अच्छी थी, और उस समय उसकी कीमत लगभग 500 या 600 के आसपास रही होगी। उस घड़ी को देखकर, सुंदरता को देखकर बाबूजी के मन में लोभ थोड़ा जागृत हो गया, और बाबूजी ने सोचा कि चलो वो इंसान तो चला गया, अब उसे मैं कहाँ देने जाऊंगा, और ऑटो वाले को भी बताऊंगा तो ऑटो वाला तो कहेगा कि बस ये घड़ी मुझे दे दो, और वो अपने पास रख लेगा। तो बाबूजी के मन में जो थोड़े विकार उठे थे, बाबूजी ने ईमानदारी से कहा कि मेरे मन में कुछ विकार उठ गए थे, कुछ लोभ की भावनाएं जगी थी, और मुझे लग गया था कि हाँ, मैं इस घड़ी से प्रभावित होकर और लोभ से मैं भर रहा हूँ। घड़ी वो उठाकर अपने जेब में उन्होंने रख लिया था और लेकर चले आए थे।
उसके बाद से उस घड़ी को वो अपने हाथों पे बांधने लगे थे। बाबूजी आगे बताते हैं कि लगभग 1 हफ्ते तक उन्होंने उस घड़ी को बांधा और घड़ी के पहनते वक्त जब वो घड़ी को पहन रहे थे तो मन में ये विचार उठ रहा था कि मेरे मन में बुरे विचार आए हैं। मैं कभी गलत किसी के बारे में सोचता नहीं हूँ, लेकिन इस घड़ी के कारण से मेरे मन में बुरे विचार आए हैं। 1 हफ्ते के बाद बाबूजी बताते हैं कि वो किसी मार्केट में गए हुए थे, अपने कुछ सामान वगैरह को खरीद रहे थे और दुकान पे उनकी मोटरसाइकिल साथ में थी। मोटरसाइकिल को खड़ी करके वो दुकान से सामान खरीद रहे थे और सामान वगैरह खरीदने के बाद जब मोटरसाइकिल के पास आते हैं तो ठीक उसी समय 2-3 आदमी आते हैं मोटरसाइकिल के पास में और आकर उन लोगों ने ज़बरदस्ती, सबसे पहले तो बाबूजी के हाथ में जो घड़ी थी, सुंदर सी चमचमाती हुई घड़ी है, उन लोगों ने उस घड़ी को पहले छीन लिया और घड़ी छीनने के बाद बाबूजी के जेब में जो पैसे पड़े थे, पर्स पड़ा था, उस पर्स को भी निकाल लिया और अंत में उनकी मोटरसाइकिल भी जबरदस्ती लेकर भाग गए। यानी उनकी मोटरसाइकिल भी चोरी हो गई, जो घड़ी उनके हाथ में थी उसकी भी चोरी हो गई और जेब में जो पैसे पड़े थे उसकी भी चोरी हो गई। वो लेकर भागते हैं। बाबूजी तुरंत बगल के थाने में जाकर कंप्लेन करते हैं, पुलिस वाले भी सक्रिय हो जाते हैं और थोड़ी देर के बाद वो जो चोर जिन्होंने गाड़ी छीनकर जो भागे थे वो लगभग 2 किलोमीटर दूर उस गाड़ी को चलाने के बाद से अचानक वो गाड़ी बंद हो जाती है। उन चोरों ने उस गाड़ी को, जो गाड़ी बंद हो गई थी, उस गाड़ी को झाड़ियों में डालकर और फिर भाग गए थे वहां से। तो बाबूजी ने बताया कि जब पुलिस सक्रिय हुई तो 2 घंटे के बाद पता चला कि उन्हीं के घर के पीछे झाड़ियों के अंदर उनकी मोटरसाइकिल, उनकी बाइक पड़ी हुई है। बाबूजी फिर आगे बताते हैं कि पुलिस ने गाड़ी को तो रिकवर कर लिया और गाड़ी को रिकवर करने के बाद पुलिस उसे थाने में ले जाकर जमा कर देती है और जब बाबूजी ने कहा कि मुझे मेरी गाड़ी दे दी जाए तो उन्होंने कहा कि देखो, इस पे कंप्लेन हुआ है इस गाड़ी के ऊपर, तो गाड़ी तो तभी छूटेगी जब कोर्ट से आपको इसके लिए इजाज़त लेना पड़ेगा। जब कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ जाएगा तभी हम गाड़ी छोड़ पाएंगे। तो बाबूजी ने बताया कि लगभग 1 महीने कोर्ट का चक्कर काटते हुए लगभग 10,000 से ज़्यादा पैसे उनके बर्बाद हो गए थे और उसके बाद 1 महीने के बाद, यानी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों तरह की क्षति उनकी हुई थी और 1 महीने के बाद तब जाकर उनकी गाड़ी वापस आ गई थी। तो बाबूजी जब गाड़ी को वापस छुड़ा कर आए थे और जब शांति से बैठे थे तो उनके मन में एक आवाज़ आई थी अंदर से। तो उन्होंने कहा था कि ऐसा लगा जैसे मुझे कोई कह रहा है कि मैंने किसी दूसरे की घड़ी के ऊपर जो लोभ किया था, मन में विकार जगाया था। कभी मेरे मन में विकार नहीं जगते थे, लेकिन जब मैंने विकार जगाया तो उस घड़ी के कारण से सबसे पहले तो वो घड़ी चोरी हुई, फिर जेब के पैसे चोरी हुए, फिर मोटरसाइकिल भी चोरी हुई। लेकिन मोटरसाइकिल ईमानदारी के पैसे से थे तो वो मोटरसाइकिल तो वापस मिल गई, लेकिन उस घड़ी के कारण से उन्होंने महसूस किया कि उस घड़ी के कारण से लगभग 1 महीने तक शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से उनकी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। तो उस वक्त बाबूजी ने कहा था जैसे मेरे अंदर आत्मा से आवाज़ उठी थी कि देखो, मन में विकार जगाया ना, थोड़ा सा लोभ जगाया ना, जिसके कारण से ज़्यादा बड़े लोभी तुम्हारे पास चले आए थे और तुमने थोड़ा सा लोभ जगाया था घड़ी के लिए, तो घड़ी तो गई, पैसे भी गए और साथ में मोटरसाइकिल भी चली गई, यानी काफ़ी आर्थिक क्षति भी तुम्हारी हो गई। तो यहाँ पे जो गहरी बात है वो ये है कि जो हमारा अस्तित्व है, हमारे उस अस्तित्व का काम ये नहीं है कि उस इंसान को वो दंडित करे। अस्तित्व का काम सिर्फ इतना ही है कि वो एक संदेश दे उसको कि देखो, तुमने गलत विचार जगाए ना, अपने मन को दूषित किया ना, जिसके कारण से तुम्हारे जीवन में गलत परिणाम आए हैं, तो यानी उसको शुद्ध रखो। यानी हमारा अस्तित्व बार बार कहता है कि तुम अपने आप को शुद्ध रखो। अगर तुम अपने आप को शुद्ध रखने की कोशिश नहीं करोगे तो फिर मैं उसके शुद्धिकरण के लिए काम करूंगा और जब मैं शुद्धिकरण के लिए काम करूंगा तो ज़्यादा बड़ी तुम्हारी हो जाएगी। तो यहां एक जो गहरी चीज है, जो अक्सर हम लोग जिसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, कि शरीर में होने वाले विकारों को या शरीर में गए हुए नकारात्मक भोजन को तो शरीर बाहर निकालने की कोशिश करता है, वो दिख जाता है बीमारियों के रूप में या उसके गलत परिणाम खराब स्वास्थ्य के रूप में सामने आया है। मन में जो विकार जा रहे हैं उसके भी गलत परिणाम आने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे कुछ समय के बाद गलत घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी। एक तीसरी चीज होती है, वो है सामाजिक स्तर पे। शारीरिक स्तर को तो हमने देखा कि शारीरिक स्तर पे अगर हम गलत एंट्री करते हैं तो गलत आउटपुट आता है। मानसिक स्तर पे भी हमने देखा कि गलत एंट्री करते हैं तो गलत आउटपुट आता है। लेकिन सामाजिक स्तर पे भी गलत एंट्री अगर होती है तो उसका भी गलत आउटपुट ही आता है। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि समाज में सभी लोग तो बुरे नहीं हैं,
लेकिन फिर भी कई बार बुरी घटनाएं जब घटती हैं तो उसमें जो अच्छे लोग होते हैं वो भी प्रभावित हो जाते हैं। यानी कि बुरे लोग बुरा काम तो कर रहे हैं लेकिन अच्छों को भी उसका दुष्परिणाम होता है। यहाँ हम एक छोटे से प्रसंग से समझने की कोशिश करें। अगर किसी परिवार में एक भी सदस्य अच्छा कार्य करता है तो परिवार के दूसरे सदस्य चाहे सक्रिय हो या निष्क्रिय हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उस एक इंसान के कारण से अगर परिवार की गरिमा बढ़ती है, परिवार का मान प्रतिष्ठा बढ़ता है, तो धीरे धीरे परिवार के सभी लोग गौरवान्वित होते हैं। तो समाज की जो सबसे छोटी इकाई है वो परिवार है। तो परिवार में एक सदस्य के भी अच्छे परिणाम के कारण से, अच्छे कार्य के कारण से पूरा का पूरा परिवार गौरवान्वित हो जाता है, और एक परिवार के एक सदस्य के गलत कार्य के कारण से पूरा का पूरा परिवार अपमानित हो जाता है। तो यहाँ एक जो बहुत गहरी बात ये नियम कहता है कि चाहे आप निष्क्रिय हो समाज में, चाहे आप सक्रिय हो, आपके समाज में अगर गलत गतिविधियां हो रही हैं और गलत गतिविधियों के होने में आपकी निष्क्रियता का मतलब है कि आप मौन रूप से उसे स्वीकार कर रहे हैं और उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गलत जब कार्य कोई भी इंसान करेगा तो धीरे धीरे जो गलत परिणाम उस समाज में आएंगे तो समाज के सभी लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि भगत सिंह जिस मोहल्ले में, जिस घर में रहते थे, जिस समाज में रहते थे, आज वहाँ के लोग भगत सिंह के कारण से सभी के सभी लोग गौरवान्वित होते हैं, महसूस करते हैं, अपने आप को काफ़ी गौरवशाली महसूस करते हैं और ये कहते हैं कि मैं भगत सिंह के गांव का रहने वाला हूँ, मैं भगत सिंह के घर के आसपास का रहने वाला हूँ। जैसे आपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देखा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो गाँव जीरादेई है, जीरादेई का प्रत्येक इंसान गौरवान्वित महसूस करता है, क्योंकि उस समाज से एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे थे जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। तो सब के सब गौरवान्वित हो जाते हैं। यानी ये नियम क्या कहता है कि कोई भी इंसान जो अच्छा करे या बुरा करे, उसमें पूरे समाज का सहयोग कहीं ना कहीं होता है। कभी सक्रियता के साथ सहयोग होता है, कभी निष्क्रियता के साथ सहयोग होता है। तो जो भी अच्छे परिणाम मिलेंगे वो सबको उसका हिस्सा और हक मिलेगा, और जो भी बुरे परिणाम होंगे तो उसका भी सबको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे भारत जब आज़ाद था, भारत के ऊपर किसी बाहरी हमलावरों का हमला जब नहीं हुआ था, तो भारत के लोगों के अंदर जो भेद उत्पन्न होने शुरू हो गए थे, जाति के नाम पे, बिरादरी के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे, और कम पढ़े लिखे और गरीब के नाम पे, जो छुआछूत के नाम पे जो भेद होना शुरू हो गया था, उसका नतीजा हुआ कि हमारा समाज टूटने लगा। और जब हमारा समाज टूटने लगा था तो बाहर के आक्रांता जब उन लोगों ने उस टूटे हुए समाज के ऊपर जब उन्होंने हमला किया, तो उस हमला करने के बाद से पूरा का पूरा समाज उनके चंगुल में फंस चुका था और पूरा का पूरा समाज उनकी गुलामी को झेल रहा था। तो उसमें वो लोग भी झेल रहे थे जो निष्क्रिय थे, जिन्होंने समाज में कुविचारों को फैलाने के लिए कुछ किया नहीं, लेकिन वो मौन रहे थे। उसका नतीजा ये हुआ था कि उस वक्त जब हमलावरों ने जब हमला किया था उस भारतीय समाज के ऊपर, तो उन्होंने ये नहीं देखा था कि इसमें कौन अच्छे लोग हैं, कौन बुरे लोग हैं। उनमें तो सब के सब लोग परेशान हुए थे। तो यहाँ जो एक बहुत गहरी चीज़ है कि जब कभी भी हम गलत एंट्री अगर हम करेंगे, शारीरिक स्तर पे तो बुरे परिणाम बीमारी के रूप में आएंगे, मानसिक स्तर पे गलत थॉट, नकारात्मक विचारों को अपने अंदर स्वीकार करेंगे तो नकारात्मक घटनाएं हमारे जीवन में घटनी शुरू हो जाएंगी, और सामाजिक स्तर पे गलत सोच, गलत गतिविधियों को हम प्रोत्साहित करेंगे तो गलत परिणाम समाज में आएंगे, और अच्छे को प्रोत्साहित करेंगे तो अच्छे परिणाम हमारे समाज में आएंगे। यहाँ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक खास नियम कार्य करता है। जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं भौतिक जगत में, वो सब कहीं ना कहीं निराकार से साकार की तरफ आती हैं, और एक बार साकार फिर से दोबारा निराकार में जाकर विलीन हो जाती है। भाव जगत में जो घटनाएं घटती हैं हमारी, वो हमारे भौतिक जगत में उसके परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं, और भौतिक जगत में जो घटनाएं घटती हैं उसके परिणाम हमारे भाव जगत पे भी पड़ने शुरू हो जाते हैं। वैज्ञानिकों ने भी शोध किया है कि अगर कोई इंसान हत्या के दृष्टि से किसी को मारने की योजना बना रहा है, और जब वो हत्या करने की नीयत से जब वो चल रहा होता है, जा रहा होता है, हत्या करने से पहले अगर उस इंसान के शरीर से खून को निकालकर एक सामान्य इंसान के शरीर में, उसके धमनियों में दौड़ा दिया जाए,
तो बहुत चांस ये बनता है, काफ़ी ज़्यादा उम्मीद ये हो जाती है कि हो सकता है वो सीधा साधा इंसान जो शांति से बैठा हुआ है, लेकिन जब उसके शरीर के अंदर एक हत्यारे के खून को दौड़ा दिया जाता है तो धीरे धीरे उसके शरीर में भी, उसके मन में भी वही हत्या करने की प्रवृत्ति जागनी शुरू हो जाती है। यहाँ जो हत्यारा है, जो हत्या करने के नियत से जा रहा है, अभी उसने हत्या किया नहीं है, लेकिन वो सोच रहा है, विचार कर रहा है, मन में दूषित भावनाओं को ला रहा है, उसका असर ऐसा होता है कि उसके खून में भी हत्या की प्रवृत्ति जागनी शुरू हो जाती है। और उसी खून को अगर किसी सामान्य इंसान के शरीर में चढ़ा दिया जाए, उसके धमनियों में दौड़ा दिया जाए, तो धीरे धीरे उस शाकार फिजिकल रक्त के कारण से उसके मन में दूषित विचार आने लगते हैं और वो भी हत्या करने के नियत से भरने लगता है, उसमें भी हत्या करने की प्रवृत्ति जागनी शुरू हो जाती है। यानी नियम ये कहता है कि जो मन में हमारे चल रहा है उसका असर हमारे तन पे पड़ेगा, और जो हमारे तन पे हो रहा है उसका असर हमारे मन पे भी पड़ेगा। हमारी जैसी सोच होती है, उस सोच का सीधा प्रभाव हमारे पंच तत्व यानी अग्नि, जल, वायु और आकाश के ऊपर पड़ता है, और उसके अनुसार से हमारे जीवन का निर्माण होता है या विनाश होता है। तो हम अगर चाहते हैं अपनी जिंदगी को बेहतर करने की दिशा में आगे की तरफ बढ़ाएं, तो हर क्षण, हर समय ये सोचें, खाने से पहले सोचें कि मैं जो खा रहा हूँ क्या ये स्वास्थ्यवर्धक है। अगर नहीं है तो बिल्कुल न खाएं, नहीं तो उसका दंड हमें बीमारियों के रूप में भुगतना पड़ेगा। अगर हम किसी विचार से भर रहे हैं तो ज़रूर उस बारे में सोचने से पहले ये सोचें क्या ये दूषित विचार तो नहीं है। अगर दूषित विचार है तो निश्चित तौर से हमारे जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं घटेंगी, नतीजा ये होगा कि जीवन और ज़्यादा दुखद हो जाएगा। वैसे ही अगर समाज में कुछ गलत गतिविधियां हो रही हैं तो ज़रूर हम इस पे विचार करें कि हम कोई गलत गतिविधि को मौन रूप से स्वीकार तो नहीं कर रहे हैं, और जब कोई अच्छी गतिविधियां होती हैं समाज में तो उसके भी बेहतर परिणाम सभी को मिलते हैं और सबका मान सम्मान बढ़ जाता है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम अच्छा न कर सकें किसी के जीवन में तो बुरा भी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि बुराइयां जब हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि तत्कालीन परिणाम किसी के जीवन में दुखद परिणाम के रूप में सामने तो आएंगे, लेकिन कल को वो जो बुरे विचारों के कारण से हमने बुरी गतिविधियां की हैं उसके बुरे परिणाम हमारे जीवन में पड़ेंगे और हमारा स्वयं का जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो चिंतन करें, ये जो गार्बेज इन यानी गीगो का जो फॉर्मूला है, यानी कचरा अंदर जाएगा तो कचरा बाहर निकलेगा, उसी तरीके से गुड इन गुड आउट। तो जब हम अच्छा डालेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो हर स्थिति में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों स्तर में इस नियम का पालन करें तो निश्चित तौर से हमारे जीवन की बहुत सारी घटनाएं स्वतः खत्म हो जाएगी। और कुछ दिनों तक अगर इन प्रयोगों को करेंगे तो हमें महसूस होगा कि हमारा जीवन पहले से ज़्यादा सुखमय हो गया है, शांतपूर्ण हो गया है। और वही क्षण है और यही वो गति है जब हम अपने अस्तित्व से, आत्मा से और परमात्मा के बहुत करीब जाने लगते हैं, क्योंकि जो हमारी आत्मा है, जो परमात्मा है, वो परम शुद्ध हैं, परम शांत प्रिय हैं। तो शांति से मिलन तो शांति का ही होता है, शुद्धता का मिलन तो शुद्धता से ही होता है। जिसका मन शांत होता है उसका मन धीरे धीरे शुद्ध होने ही लगता है, और जब मन शुद्ध होने लगता है तो आत्मा के नज़दीक जाता है, और जब आत्मा के नज़दीक जाता है तो वहीं से परमात्मा की तरफ की गति भी बढ़नी शुरू हो जाती है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।